तो हम लोग का एक बृहद एरिया जो था हिस्ट्री का, जो पाषाण एज या लिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, उसमें हम लोग देख चुके हैं बहुत कुछ। इसमें हमको ये दिखा कि मानव कई ऐसे गतिविधि करने लगा जिससे वो अस्थाई मानव या परमानेंट जीवन की शुरुआत कर चुका था, जिसके माध्यम से उसके आगे क्या। तो नियोलिथिक पीरियड तक हम ये देखें कि मानव मुख्यतः पत्थर पर निर्भर था, स्टोन पर। स्टोन से ही उसका जिंदगी बदला था, चाहे पेलियोलिथिक से हो यानी पूरा पाषाण काल से हो या नौ पाषाण काल तक की बात हो, ये पत्थर ही मानव के जीवन को बदला था। आज मानव जिस मुकाम पे है इसी पत्थर के वजह से। अगर ये पत्थर नहीं होता तो मानव इस मुकाम पे नहीं होता। और मानव उस पत्थर से आगे निकल गया और यहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल करने लगा, तांबा का। पत्थर वो छोड़ा नहीं है, पत्थर का प्रयोग निरंतर रखा है इस समय भी। तो तांबा और कॉपर और पत्थर, जब मानव दोनों को मिला करके यूज करने लगा, यानी प्रयोग दोनों का निरंतर रखा, तो इस पीरियड को कहा गया चैल्कोलिथिक पीरियड, ताम्र पाषाण काल। चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक, ताम्र पाषाण काल, यानी मानव का जो जीवन को एक सलीका में पत्थर दिया था, जिसने मानव को मानव बनाया, उस पत्थर को नहीं भूला, उसको भी बनाए रखा, उसको भी प्रयोग में रखा। साथ में एक नई मेटल या धातु का प्रयोग करने लगा, वो धातु है तांबा। इस दुनिया में आप देखेंगे कि इस धरती पे सबसे पहला जिस धातु का प्रयोग मानव ने शुरू किया वो तांबा ही था। ये 5000 साल पहले से शुरू हो गया था। इसीलिए इस टाइम पीरियड को हम कैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ा सा अलग है। भारत में क्या है कि यहां पे विडंबना की स्थिति दिखाई देती है। विडंबना कैसा है? तो विडंबना ये है कि भारत में जो लोग तांबा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम कैल्कोलिथिक कह रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, रूरल क्षेत्र में। होना चाहिए था उनको शहरी क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में, इनको ज्यादा डेवलप होना चाहिए था। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम क्या देख रहे हैं कि जो लोग कांसे का प्रयोग कर रहे हैं, ब्रॉन्ज का, वो अर्बन क्षेत्र में रह रहे हैं। जैसे ये है अर्बन क्षेत्र, ये है अर्बन क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं। और जो कॉपर का यूज कर रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। होना ये चाहिए था कि टेक्निकली या मेटल का प्रयोग ये पहले कर रहे थे, तो इनको डेवलप होकर के शहर में रहना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर भारत के संदर्भ में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है लोगों के मन में कि पहले कॉपर एज की पहले ब्रॉन्ज एज। तो कॉपर एज को जो रिप्रेजेंट करता है उसको ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं या कैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। और जो ब्रॉन्ज को यूज कर रहा है, कांसे को यूज कर रहा है, उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कर रहे हैं। जब हम इसकी छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो अर्बनाइज हैं, जो शहरीकृत हैं, वो पहले से हैं, लगभग 2500 BC पहले से हैं। और जब इसकी देख रहे हैं तो पता चल रहा है ये 2100 से शुरू हो रहा है। अभी तक से यही एविडेंस हमको मिलता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगता है कि ताम्र पाषाण पहले कि कांस्य युग पहले। तो टेक्निकली देखा जाए तो ताम्र पाषाण पहले, बाद में कांसा, क्योंकि कांसा बनता ही है कॉपर प्लस टीन से।
इन दोनों को मिला करके तांबा ब्रॉन्ज बनता है। या तो यहाँ के लोग जो ताम्र पाषाण के लोग थे उनको टीन मिलाने नहीं आया था, इसीलिए वो पिछड़े रह गए और तांबे का ही प्रयोग करते रह गए। ये गुड़ की तरह थे, गुड़ उत्पादक किसान की तरह थे, जो गन्ने से रस निकालते, कड़ाही में उसको बॉयल करते, रवा तैयार करते, और जब वो अपना स्वरूप बदल देता था, तरल से अब ठोस अवस्था में पहुंच जाता था, तो उसको गुड़ बना के बेच देते थे। इसी चीनी से, इसी गन्ने से जो हाईटेक है, जो डेवलप है, जो टेक्निकली साउंड है, वो उसको चीनी बना दिया और बना करके मार्केट में छा गया और गुड़ बेचारा पिछड़ा रह गया। तो ताम्र युग या चैल्कोलिथिक युग और ब्रॉन्ज एज में यही अंतर है। हम भले ही कह लेते हैं कि ताम्र युग के लोग अलग हैं और कांस्य युग के लोग अलग हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अलग थे और चैल्कोलिथिक पीरियड के लोग अलग थे। ये इतिहास में ऐसा अस्पष्ट मेंशन मिलता है, लेकिन ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साक्ष्य हमको मिलते हैं कि जहां पे ताम्र युग का क्षेत्र है, क्या चैल्कोलिथिक साइट है, और वहां पर भी कांसे का प्रयोग किया गया है। जैसे दायमाबाद, महाराष्ट्र में एक साइट है दायमाबाद, जिसमें हम आगे बात करेंगे। दायमाबाद दरअसल चैल्कोलिथिक पीरियड का एक साइट है और यहाँ पे हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी कांसे का वस्तु मिलता है। तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये निकलता है कि जो लोग पिछड़े रह गए थे वो ताम्र युग में रह गए, और जो लोग डेवलप हो गए, टेक्निकली साउंड हो गए, जिन्होंने टीन मिला दिए, वो शहरी हो गए और अर्बन हो गए, और वो कहलाए इंडस वैली सिविलाइज्ड या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इसमें डाउट मत रखिएगा। अब आइए हम बात करते हैं क्या है ये ताम्र युग या चैल्कोलिथिक पीरियड। ताम्र युग या ताम्र पाषाण काल भारत के नियोलिथिक पीरियड के लोग ही जब धातु का प्रयोग करने लगे तो वो ताम्र पाषाणिक हो गए, चैल्कोलिथिक हो गए। वो कोई बाहर से नहीं आए थे, कोई अलग से नहीं आए थे, यहीं के वो लोग थे जो नियोलिथिक पीरियड में थे। उससे पहले मेसोलिथिक के थे, और उससे पहले अपर पेलियोलिथिक, मिड पेलियोलिथिक और लोअर पेलियोलिथिक। यानी भारत के जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं वो वही लोग हैं जो पहले से यहाँ पे थे, कोई बाहर से नहीं आए। अब ये क्या था? तो ये लोग दरअसल भारत के उन्हीं क्षेत्रों में बसे या विकसित हुए जो या तो पहाड़ों के से सटा हुआ था या नदियों के किनारे था। इसीलिए इनका विस्तार भारत में देखेंगे तो थोड़ा सा सीमित एरिया में है। ताम्र पाषाण काल के लोगों को देखेंगे तो भारत में इनका विस्तार थोड़ा सीमित क्षेत्र में है। कौन कौन सा क्षेत्र है? सबसे पहला जो क्षेत्र है वो राजस्थान का दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, ये एरिया। ये सब मेंशन करते चलना है फिगर बना के। तो ताम्र पाषाण का क्षेत्र कौन सा है भारत में, हम वो बात कर रहे हैं। क्षेत्र या भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। पूरे भारत के संदर्भ में पहला दक्षिण पूर्वी राजस्थान, साउदर्न ईस्ट राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र। चौथा बिहार।
जिसमें झारखंड भी शामिल है। बिहार कहने का मतलब इस समय समझ लीजिए बिहार झारखंड सब। बिहार। पांचवा बंगाल। छठा साउथ ईस्ट भारत, दक्षिण पूर्व भारत। ये है इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ताम्रपाषाण युग का। पूरे भारत के संदर्भ में अगर देखें तो इसका विस्तार। 2 नंबर है पश्चिमी मध्य प्रदेश, वेस्ट, पश्चिमी मध्य प्रदेश, वेस्टर्न, पश्चिमी मध्य प्रदेश। ये साउथ ईस्ट इंडिया, दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत, साउथ ईस्ट इंडिया। ठीक है। ताम्रपाषाण के लोग पूरे भारत में ढूंढेंगे तो ये इन्हीं क्षेत्रों में फैले होंगे, यानी कि इनका विस्तार कुछ इस तरह से है, त्रिभुजाकार है, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे ये फैले हुए ताम्रपाषाणी लोग इस शेप में। ये पूरे भारत में नहीं है, हर एक जगह पे नहीं है, जैसे आपको नियोलिथिक में मिला था, ऐसा नहीं है। ये जो सारा क्षेत्र, बाकी सारा जो क्षेत्र आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इधर चले जाइए तो इधर उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के उस तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रभाव नहीं है, इधर ताम्रपाषाण के लोग रह रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, ये जो क्षेत्र है, इधर चले जाइए तो गुजरात, महाराष्ट्र तक, ऐसे ये जो क्षेत्र है ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। बाकी जो रिमेनिंग एरिया है ये है ताम्रपाषाण काल के। और ये जो लोग हैं, ये लोग हैं ग्रामीण, रूरल, ग्रामीण आबादी है। ताम्रपाषाण के लोग, चैल्कोलिथिक पीरियड के लोग कॉपर मेटल के यूज कर रहे हैं, पत्थर भी यूज कर रहे हैं, और उससे अपनी ग्रामीण संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। समझ में आया? अब आइए देखते हैं कुछ मेजर साइट कौन कौन से है जहां से हमको चैल्कोलिथिक पीरियड का के बारे में जानना है, और उसी साइट के आधार पे ये एक स्पेशल या विशेष प्रकार की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। उसी के नाम पे एक अलग संस्कृति का नाम रख दिया गया है। अब अगर राजस्थान में देखें तो यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण साइट हैं। पहला है आहार और दूसरा है गिलुंड। ये नाम याद रखना है, आहार और दूसरा है गिलुंड। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण साइट है ताम्रपाषाण का, आहार और गिलुंड, जो कि बनास नदी, एक नदी है, रिवर बनास, रिवर बनास के किनारे है। ये हम आगे पढ़ेंगे आहार संस्कृति, उसका क्या कैरेक्टर था। वो सब अपने आप में एक इंडिविजुअल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। पहले हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन देख रहे हैं कि कहाँ पे हमको ताम्रपाषाण काल के साइट मिलते हैं, जिसके आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये चैल्कोलिथिक पीरियड का साइट है। ठीक है। दूसरा है पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र। ये अब यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहला है मालवा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन कौन से साइट है हम ये बात कर रहे हैं। पहले है मालवा, दूसरा है कायथा, इन सबों का नाम याद रखना है तभी आपको समझ में आएगा। तीसरा है एरण। एरण के बारे में हम पहली बार चर्चा कर रहे हैं कि इससे पहले भी कर चुके हैं? कभी सुने हैं मेरे मुंह से एरण के बारे में? पहली बार। बाकी और लोग पहली बार सुन रहे हैं। आपको याद होगा हम बताए थे कि एरण इंस्क्रिप्शन में सती प्रथा के बारे में जिक्र मिलता है।
बताए थे, जो हम बोले थे कि जो पहले प्रथा था आज वो फैशन है, जो पहले ट्रेडिशन था आज वो मॉडर्नाइजेशन है। आज भी सती होती हैं महिलाएं, लेकिन दूसरे रूप में, उसको सती नहीं कहा जाता है। तो यहीं से जो इंस्क्रिप्शन मिला था एरन अभिलेख, इसी से हमको पहली बार रिटन इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें सती के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, अब तीसरा जो महत्वपूर्ण साइट है महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का हो गया, राजस्थान का हो गया। ये साइट आपको दिमाग में रखना है। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से साइट ताम्रपाषाणकालीन है और इसका विशेष कुछ स्पेशल कुछ खोजा गया हो या कुछ विशेष कैरेक्टर रखता हो, तो वो अपने आप में सवाल बनता है। तीसरा हम महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र ताम्रपाषाण काल का क्षेत्र, यहाँ पे ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। विशेष करके यहाँ के अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, अहमदनगर जिले में। नेक्स्ट वर्तमान में पूना जिला में, पुणे में दायमाबाद, दायमाबाद। उसके बाद पुणे जिले में सोनगांव और इमाम गांव। ये अहमदनगर हुआ, पुणे में सोनगांव और इमाम गांव। नासिक, ये सब महाराष्ट्र के कुछ पॉपुलर साइट हैं चैल्कोलिथिक पीरियड के। नहीं, महाराष्ट्र में एक अलग डिस्ट्रिक्ट है नासिक। ठीक है, नासिक, नासिक, नासिक शहर में, हाँ नासिक भी एक साइट है। अगर आप चैल्कोलिथिक पीरियड को महाराष्ट्र में देखें तो जिस क्षेत्र में कोंकण भाषा बोला जाता है, जिसको हम लोग कोंकण क्षेत्र कहते हैं, उसको छोड़ दिया जाए, जहां पे कोंकण रेलवे भी चलता है। आप भारत के कोस्टल रीजन को देखेंगे तो जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। तो कोंकण क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक का क्षेत्र को कोंकण क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोंकणी भाषा बोली जाती है। उसके बाद जब कर्नाटक में प्रवेश करेंगे तो वहां पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है, इसीलिए उसको कन्नड़ कोस्ट कहा जाता है। और उसके नीचे जब आप केरल में आएंगे तो वहां पे मलयालम बोली जाती है, इसीलिए उसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है। तो ये अपने आप में एक जीएस का क्वेश्चन है। कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ये 3 पश्चिमी तट है। और ये जो कोंकणी क्षेत्र है इसको छोड़ दिया जाए तो लगभग संपूर्ण मध्य महाराष्ट्र में चैल्कोलिथिक पीरियड के साइट है। ठीक है, एक रोचक चीज ये मिलता है कि महाराष्ट्र का जोरवे और पश्चिमी मध्य प्रदेश का मालवा, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं संबंध था, क्योंकि मालवा संस्कृति का प्रभाव जोरवे संस्कृति पर पड़ता है, हमको दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये सारे लोग जो थे इनके बीच कहीं ना कहीं आपस में
संबंध था, आपस में इनका संबंध था, क्योंकि जोर्वे संस्कृति पर मालवा संस्कृति का प्रभाव दिखता है। एक और रोचक बात यह है कि हमने ये कहा था कि ताम्रपाषाण संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। ताम्रपाषाण काल के लोग, चैल्कोलिथिक पीरियड के लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, उनका जीवन ग्रामीण था। ग्रामीण और शहरी में क्या अंतर होता है? ग्राम किसको कहते हैं, शहर किसको कहते हैं? एनी आइडिया? शहर और गांव में बुनियादी अंतर क्या है? किस क्षेत्र को हम गांव कहते हैं, किस क्षेत्र को शहर कहते हैं? कोई बता सकता है हमको? जादूगर रहता है गांव में। अच्छा, मैं ज्यादातर मैदान रहता है गांव में। वेरी गुड, अच्छी बात है भाई। और मान लो जी, अच्छा अच्छा जवाब, ठीक है। ना एकदम तुम जिस लेवल से बताया उस लेवल से अच्छी बात है, गलत नहीं बोल रहे। तुम गांव को महसूस करके बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और कोई बता सकता है? काजल, सॉरी काजल कर रहे हैं, भूमि अच्छा, ये भी सही बात है भाई, ये भी अच्छा लॉजिक है। नेहा, गांव और शहर में क्या अंतर है? बोलो जो समझ में आ रहा। देखें आप लोग का कितना दिमाग कहाँ है। कुत्ता घुमाने लेके जाते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। आप लोग जिस लेवल पे आप लोग समझ रहे हैं उस लेवल पर अच्छा जवाब है, संतोषजनक जवाब है, किसी को काट नहीं सकते हैं। शहर में फैक्ट्री ज्यादा होती है, ठीक है। आप लोग सब अच्छे। अब हाँ, अब थोड़ा सा जो डेवलपमेंट के मामले में, मतलब शहर डेवलप होता है, गांव पिछड़ा होता है, बैकवर्ड होता है, यही कहना चाहती हो? ठीक है। जैसे अभी भूमि का जवाब जो आया था थोड़ा सा नियर अबाउट हुआ था कि शहर में क्या बोली थी तुम? भूमि, फैक्ट्री ज्यादा होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो यहीं पे देखना है कि शहर में जो जीवन यापन का जो माध्यम होता है, साधन होता है, वो उद्योग या गैर कृषि कार्यों पर आधारित होता है, और गांव कृषि कार्यों पर आधारित होता है, कृषि कार्यों से संचालित होता है। तो मूल अंतर यही है कि गांव जो होगा वो कृषि कार्यों में संलग्न होगा, और वहां की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी एग्रीकल्चर से डायरेक्ट होती है। शहर गैर कृषि कार्यों से, खेती का काम, कृषि का काम शहर में नहीं होता। यह मूल और बुनियादी अंतर है शहर को और गांव को समझने के लिए। गांव कोई भी होगा वहां कृषि कर्म होगा, शहर में कृषि कर्म नहीं होता। इसी आधार पर अंतर कर दिया जाता है कि ये शहर है, ये गांव है। अब आप सोचिए क्या यह ऐसा होता है? ऐसा है, बाकी सब उसी पर आधारित है। कृषि कर्म करेंगे तो स्वाभाविक है कि गाय रखेंगे, बैल रखेंगे तो गाय चराएंगे, बैल चराएंगे। गैर कृषि कर्म करेंगे तो स्वाभाविक है कि कुत्ता ही रखेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, या कुछ भी के लिए। फाइबर का पासवर्ड क्या है? PANDEYJI। पांडे जी। हाँ, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमने ये कहा कि ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति थी वो रूरल कल्चर थी, ग्रामीण संस्कृति थी। लेकिन यहाँ पे एक दो एक्सेप्शन है। यहाँ पे दो जगह दायमाबाद और इनाम गांव या इमाम गांव। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में। तो ये दो जगह है, दायमाबाद और इनाम गांव या इमाम गांव। ये दोनों के दोनों जगह शहरी है। यहाँ के लोग शहर में रह रहे हैं।
लेकिन तांबे का यूज कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना चाहिए। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि ताम्र पाषाण काल की संस्कृति कैसी थी, तो ग्रामीण संस्कृति थी। ताम्र पाषाण काल के वो कौन सी जगह थी जो शहरी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता था, तो दायमाबाद और इनाम गांव। क्लियर है? नहीं समझे? हाँ, ये कह रहे थे कि हमने ये बोला कि ताम्र पाषाण संस्कृति के जो भी जगह है वो सब के सब लोग गांव में रहते थे, शहर में नहीं रहते थे। यानी कि वहां पे कृषि कर्म किया जाता था, उनका जीवन निर्वाह का साधन कृषि था। लेकिन दो जगह महाराष्ट्र का, दायमाबाद और इनाम गांव, ये दोनों शहरी है। तो यहाँ पे हमारी बात पहले वाली कथन, पूर्व कथन गलत हो गया, परसेप्शन हो गया ये। तो ये परसेप्शन या सॉरी एक्सेप्शन हो गया। तो ये एक्सेप्शन दायमाबाद और इनाम गांव है जो शहरी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे हमको ये इनाम गांव चाहे इमाम गांव एक ही है, इनाम रखो चाहे इमाम रखो, इनाम गांव लिख लो। तो दायमाबाद, हाँ इनाम गांव लिख लो। तो दायमाबाद और इनाम गांव से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं यही लोग बाद में जा करके, या यहीं के लोग पहले जो विकसित होकर के गैर कृषि कार्यों में लग गए होंगे, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग होंगे। समझ में आया? इससे हमको एक क्लू मिल जाता है, एक अवसर मिल जाता है ये समझने के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता बाद की है, न कि पहले की। इसी तरह के क्षेत्र के लोग अलग बस करके गैर कृषि कार्यों में लगे होंगे, व्यापार वाणिज्य करने लगे होंगे, और वो शहरी हो गए होंगे, और वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहलाने लगे होंगे। जैसे क्राइम एविडेंस छोड़ करके जाता है, अपराध हमेशा साक्ष्य अपने पीछे छोड़ करके जाता है, उसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन भी अपना साक्ष्य छोड़ करके गया है कि हम भी आप ही के हैं, अलग नहीं है। ठीक है? ये रिसेंट कॉन्सेप्ट है या लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। अभी तक से ये माना जाता रहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बाहर के लोग हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन दरअसल मेसोपोटामिया की सभ्यता का कॉलोनी था। ये ऐसा इतिहास में पढ़ाया जाता है जिसको हम लोग साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा पढ़ते हैं। वो उनका ऐसा विचार है कि यहाँ पे जो सिविलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का कॉलोनी था। जानबूझ करके हमको इसलिए पढ़ाया गया ताकि हम कभी अपने आप को प्राउड फील ना करें, गौरवान्वित महसूस ना करें। हम ये समझें कि हम हमेशा से ही भारत कॉलोनी रहा है। ये ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट लाया हुआ है। ठीक है? अब उत्तर प्रदेश, बिहार में चले जाइए, कौन कौन से महत्वपूर्ण साइट है। तो सबसे पहले है बिहार में गंगा नदी के किनारे का चिरांद। महत्वपूर्ण पहले साइट देख लेते हैं, यानी इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन क्या है। नेक्स्ट बिहार में आइए चिरांद। चिरांद का नाम पहली बार सुन रहे हैं? तो चिरांद। नेक्स्ट सेनुवारा, सासाराम के पास, हमारे यहाँ सेनुवारा एक जगह है सासाराम के पास। तो चिरांद, बिहार में चिरांद। दूसरा सेनुवारा। ठीक है? चिरांद, सेनुवारा, बहुत गर्मी है। गर्मी तो हमको लगता है इस कमरे का टेम्परेचर 37 से कम नहीं होगा, इतना गर्मी है। उसी तरह से बंगाल में चले जाइए, तो बंगाल में वर्धमान जिला में एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है, पांडु रजार ढीबी। बंगाल में वर्धमान जिला, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पांडु रजार ढीबी। पांडु रजार ढीबी। इसी तरह से
बीरभूम जिला में महिषदल, महिषदल। बीरभूम बंगाल। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण साइट है। अब एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि ताम्र पाषाण काल का जो सबसे पहले तांबे का भंडार खोजा गया वो वर्ष 1822 में कानपुर में मिला। यूपी के कानपुर, पश्चिमी यूपी में है कानपुर। इसी कानपुर में सबसे पहले 1822 में तांबे का भंडार मिला, तांबे का औजार, जिसको हम कहते हैं ताम्र निधि संग्रह। हिंदी में उसको कहते हैं ताम्र निधि संग्रह। 1822 में कानपुर में मिला। यही कानपुर में एक जगह है बिठूर। यही बिठूर में रहते थे नाना साहेब, मराठा पेशवा। उनको पेंशन देकर के अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। 1857 के रिवोल्ट में तात्या टोपे के साथ मिल करके यहीं से विद्रोह किए थे, बिठूर से। तो यहाँ पे सबसे पहला साइट ताम्र पाषाण काल का खोजा गया था। अभी तक से भारत में जितने ताम्र पाषाण काल के औजार खोजे गए हैं वो टोटल 1300 है। ये सब डाटा ऐसे ही याद रखना, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोटल 1300 ताम्र भंडार, ताम्र के औजार खोजे गए हैं ताम्र पाषाण काल के। हाँ, बिदुर नहीं, बिठूर, बिठूर, BITHUR, बिठूर, नॉट विदुर। विदुर महाभारत वाले हो गए। कौन थे विदुर, जानते हैं आप लोग? कोई नहीं जानता है? अच्छी बात है, जानना भी नहीं चाहिए। तो आप लोग जानते क्या है, बताइए थोड़ा हमको, क्या जानते हैं हम उसी से पूछे। ये बताओ हमको, इंस्टाग्राम जानते हैं? बाकी लड़कियां इंस्टाग्राम जानती हो आप लोग? जानते हैं? रील बनाना जानते हैं? रील बनाना जानते हैं? रील बनाना नहीं जानते हैं? बताओ। इंस्टाग्राम पता है, फेसबुक पता होगा, लिंक्डइन पता होगा, शेयर चैट पता होगा, सब पता होगा, लेकिन इसके बारे में नहीं पता है। अच्छी बात है, हम लोग संस्कृति का। विदुर का नाम नहीं सुनी है? पांडु का पुत्र थे। पांडु का जब शूद्र कन्या से विवाह हुआ था, जिस उनसे जो संतान पैदा हुआ था विदुर हुए थे, जो दुबले पतले कमजोर से थे। तुम दुबला पतला है? हाँ, तो मेरे सामने दुबला पतला ही होगा। मेरे सामने आप लोग सब बहुत, हम 6 फीट 3 इंच के हैं। सोचो, और वेट है मेरा 92 kg। नहीं लगता है ना? 92 kg वेट है। अभी हो सकता है गर्मी में 1-8 किलो कम हो गया हो, क्योंकि गर्मी में ऐसे भी आदमी का चर्बी गल जाता है। लेकिन है, ओवर वेट है, होना चाहिए था। बोडमा से ये कहता है कि 6 फीट से लेकर के 6 फीट से एबव अगर है तो मैक्सिमम
75-80 केजी होना चाहिए, लेकिन ओवरवेट है। ठीक है, लगता नहीं है ना? हाँ, पता नहीं चलना चाहिए। तो सबसे पहले बिठूर में खोजा गया और भारत में कुल 13 साइट हैं। और सबसे बड़ी जो ताम्रनिधि या कॉपर होडर्स मिला है, ताम्रनिधि संग्रह, वो मध्य प्रदेश का एक जगह है गिगनोरिया। गिगनोरिया यहां पे सबसे ज्यादा, यानी कि लगभग जो 1300 मिले हैं उपकरण, इसमें से 400 यहीं से मिला है। ठीक है, तो भारत में ताम्र पाषाण काल के ये सारे साइट हैं जो आपको याद करके रखना है, जहां से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इसी के आधार पर उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे कि राजस्थान में जो आहार क्षेत्र है, उसके नाम पर इसको रख दिया गया आहार संस्कृति या आहार संस्कृति। अब हम देखते हैं कि ताम्र पाषाण का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पृथक 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 संस्कृति का नाम दे दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन पृथक पृथक संस्कृतियों की जो बिगिनिंग है या शुरुआत है, वो अलग अलग समय में हुई है और वो कुछ विशेष प्रकार का कैरेक्टर रखता है। इसलिए इसको अलग 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 सेपरेट सेपरेट, पृथक मतलब अलग अलग। तो जैसे कि आहार, इसमें हम देख रहे हैं, अब बात करने वाला है कि अलग अलग संस्कृति के नामकरण कर दिया गया है। तो कई नाम है, जैसे आहार संस्कृति, आहार या आहार संस्कृति। अब आपसे पूछा जाएगा कि आहार संस्कृति किस काल से जुड़ा हुआ है, तो ताम्र पाषाण काल से। ठीक है, इसी तरह से मालवा संस्कृति, मालवा क्षेत्र के कारण, मालवा जो मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से कायथा संस्कृति, इसी तरह से जोरवे संस्कृति, इसी तरह से प्रभास संस्कृति। इन सबों का नामकरण अलग अलग कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया, हाँ बोलो, सबको अलग अलग इसलिए बांट दिया गया। हाँ, इसलिए कर दिया गया, किया गया है कि क्योंकि इनके जो कल्चरल आइडेंटिटी है थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है और इनका जो बिगिनिंग टाइम है, शुरुआत का समय है, वो थोड़ा सा अलग अलग टाइम है। जैसे अगर देखें तो जो सबसे प्राचीन संस्कृति है वो है, आप कह सकते हैं कि राजस्थान में एक जगह है गणेश्वर। यहां पे ताम्र पाषाण काल की शुरुआत 2800 बीसी से हो जाता है, यानी कि ये हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति है। चालकोलिथिक साइट है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति है गणेश्वर, जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इधर है, इसीलिए इसको गणेश्वर संस्कृति कहा जाता है। और ये भी ताम्र पाषाण संस्कृति है। उसके बाद जो संस्कृति है गणेश्वर के बाद, तो सबसे पहला याद रखिएगा, इसी को हो सकता है पूछे, बाकी सबको पूछने का नाम नहीं, जरूरत नहीं। तो नाम याद रखिएगा, प्रभास, गणेश्वर, जोरवे, आहार, मालवा, कायथे, रंगपुर। यह बांग्लादेश में चले गया है, पहले बंगाल में ही था, तो बांग्लादेश में। यह भी ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। एक और संस्कृति है सावलदा, ये महाराष्ट्र में है, सावलदा। तो ये सारे के सारे सेपरेट कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा सब में ताम्र और पाषाण का यूज किया जा रहा है, यानी कि कॉपर का और पत्थर का यूज किया जा रहा है, और सब लगभग कुछ कुछ वर्षों के अंतर में है। इसीलिए इनको हम अलग अलग नामों से जान रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मान लो झारखंड की संस्कृति हम बात करें, झारखंड की कल्चर या बिहार की कल्चर। अब बिहार की कल्चर में जाएंगे तो धनबाद
सॉरी झारखंड में जाएंगे तो धनबाद का थोड़ा सा अलग कल्चर होगा, जमशेदपुर का जेएसआर का अलग होगा, हजारीबाग का अलग होगा, रांची का अलग होगा, और पूरा अगर मिला करके देखें तो इसको हम झारखंड की कल्चर करेंगे। इसी तरह से बिहार में देखें तो भोजपुरिया कल्चर अलग होगा, मैथिली कल्चर अलग होगा, मगही कल्चर अलग होगा, इस तरह से मिथिलांचल की कल्चर अलग होगा, और कुल मिला जुला करके देखें तो बिहार का कल्चर, यानी कि जहां का भी लोग होंगे, मगहिया भी होगा, भोजपुरिया भी होगा, मिथिलांचल मिथिला का होगा, कहीं का भी होगा, तो बिहारी कल्चर के लिए एक चीज जरूर मिल जाएगा कॉमन, और लिट्टी चोखा जरूर खाएगा, दाल भात चोखा जरूर खाएगा। ये कॉमन आइडेंटिटी है। झारखंडी कल्चर है तो झारखंडी कल्चर में कॉमन चीज क्या है, तो झारखंड में कहीं भी जाएंगे तो उस क्षेत्र में ट्राइब जरूर मिलेगा, चाहे आप किसी क्षेत्र में रह रहे हो। और हड़िया बंद हो गया है, पहले हड़िया चलता था, आज से 10 साल पहले खूब चलता था, हड़िया जरूर पिएंगे, ये झारखंडी कल्चर था, ये कॉमन चीज था। लेकिन थोड़ा सा शहर में जो आ गया है, थोड़ा मॉडर्न हो गया, तो अब हड़िया नहीं पीता है और जंगल में नहीं रहता है, तो थोड़ा सा अंतर हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, थोड़ा थोड़ा सा माइनर अंतर है सब एक ही, और इसको हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। समझ में आया? बाप रे, हम पसीना पोंछते हम परेशान हो जा रहे हैं। फैन ऑन नहीं, फैन ऑन कर देंगे तो फिर आप लोग को आवाज क्लियर नहीं सुनाई देगा, खड़खड़ाने लगेगा, फिर आप लोग कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा, फिर एक ही चीज को हमको बताना पड़ेगा दोबारा। तीसरी जो कैरेक्टर है इस टाइम, हम वही हम चाह रहे थे कि अगर हम लोग इसको सुबह में कर दें तो कैसा रहेगा। सुबह में 7 बजे सुबह में। नेक्स्ट जो ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, अभी हम ओवरलुक देख रहे हैं, उसके बाद फिर इसके गहराई में जाएंगे। ताम्रपाषाण काल की जो अगली विशेषता है वो ये है कि इस समय के लोग एक विशेष प्रकार के मृदभांड पोट्रे का यूज करने लगे थे। किस तरह का? उसको कहा जाता है हिंदी में गैरिक मृदभांड या औचर या गैरिक मृदभांड, औचर कलर्ड पोट्री, गैरिक मृदभांड, हिंदी में इसको कहा जाता है गैरिक मृदभांड, गेरुआ रंग का मृदभांड, औचर कलर्ड पोट्री। गैरिक मृदभांड, गेरुआ रंग का, सैफरन कलर आप कह सकते हैं, मिट्टी और हल्का पीला रंग मिला हुआ। ये विशेष किस्म का पोट्रे यूज करते थे लोग, लेकिन सामान्यतः कॉमन यूज में था काला एवं लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड। अगर आप महाराष्ट्र के ताम्रलिथिक कैल्कोलिथिक पीरियड के या कैल्कोलिथिक साइट में जाते हैं, दहमाबाद, इनाम गांव, प्रभास, कहीं भी जाते हैं, महाराष्ट्र के जोरवेल और बिहार के भी किसी ताम्रलिथिक या चैल्कोलिथिक गांव में जाते हैं, तो पता चलेगा कि वहां के लोग भी यही इसी तरह का बर्तन यूज कर रहे हैं और यहाँ के लोग भी इसी तरह के बर्तन यूज कर रहे हैं। यानी जितनी भी साइट है ताम्रलिथिक या चैल्कोलिथिक पीरियड के, उन सबों में ये बर्तन आइडेंटिटी था, उनका पहचान था, ये यूज करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देहात में किसी के घर में चले जाएंगे तो आपको लोटा जरूर मिलेगा, अगर किसी इस्लामिक कल्चर वाला के यहाँ चले जाएंगे तो टोटी वाला बर्तन जरूर मिलेगा, चाहे वो कितना भी मॉड हो जाए। नेहा सही है? नेहा बताएगी। वो लोटा होगा, उसके सामने ऐसे लगा, ऐसे होगा उसका, जैसे केतली नहीं होता, केतली टाइप का। हाँ, उनके यहाँ जरूर मिलेगा, क्योंकि कल्चर से ही बर्तन कैसा प्रयोग करना वो कल्चर ही बताता है।
कपड़ा कैसा पहनना है वो बर्तन ही बताता है, कल्चर ही बताता है। आपको खाना क्या खाना है वो भी कल्चर ही बताता है। कल्चर वही सब तो प्रैक्टिस है जो डे टू डे लाइफ में जो प्रैक्टिस हम करते हैं, आपका फेथ, आपका बिलीफ, आपका प्रैक्टिस, आपका कॉस्ट्यूम, ये सब कल्चर का हिस्सा है। आपकी भाषा। तो ये जब आप ताम्रपाषाण संस्कृति में जाएंगे तो ये बर्तन आपको जरूर मिलेगा, गेरुआ कलर का बर्तन, और उसमें ज्यामितीय आकार मिलेगा, लाइन खींचा हुआ। ये स्पेशल कैरेक्टर था, इसका स्पेशल फीचर्स था। याद कीजिए, हम लोग नियोलिथिक पढ़ रहे थे तो इस तरह का मृदभांड प्रयोग में था, काला और लाल मृदभांड पढ़े थे हम लोग, कि वहां के लोग काला और लाल मृदभांड प्रयोग करते थे। तो ये कॉमन फैशन में था, काला और लाल मृदभांड कॉमन फैशन में था, लेकिन स्पेशल था ये। और इसीलिए अगर आपसे पूछे कि ताम्रपाषाण संस्कृति किस तरह के बर्तन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑर्चर कलर पोट्री, ओसीपी या गैरिक मृदभांड संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। गेरुए रंग के मृदभांड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हाँ, देखो अब गर्मी